हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी कि ये हमारा अब नया टॉपिक आ चुका है। तो भैया एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग पिछली बार जब पढ़ रहे थे और हम लोगों ने कंपोजिशन पूरी निपटा ली थी, यानी कि कंपोजिशन के अंदर हम लोगों ने गैसेस निपटा ली थी कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो बना कैसे था। तो हमने गैसेस निपटा ली थी, वाटर वेपर निपटा लिया था और डस्ट पार्टिकल निपटा लिए थे। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि जो धरती है वहाँ पे धरती के बाहर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। तो भैया जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें भले ही चाहे हमें लेयर्स के बीच में डिफरेंशिएशन देखने को ना मिले, भले ही वो दिखता नहीं है, पर डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि परतें होती हैं। तो हम लोग आज एटमॉस्फेयर की अलग अलग परतों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है मीजोस्फेयर, फिर होती है थर्मोस्फेयर, फिर होती है एक्सोस्फेयर। तो इन लेयर को हम लोग आज डिटेल से समझेंगे और आने वाले लेक्चर्स में ही इन्हीं लोगों को निपटाएंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आ रहा हो। और भैया अनाउंसमेंट कर दूं कि हाँ भैया, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी वगैरह पढ़नी है तो भैया इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कोर्स हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में डाला तो जाके विजिट कर लेना। और बाकी हिस्ट्री के सारे कोर्सेज भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो भैया डलिए, तो भैया जाके देख लेना। और हम लोग बस वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ लेक्चर बचे हैं, तो इनको भी निपटा के पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे फिर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही हो स्टडी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा वातावरण का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। तो भैया हमारा टॉपिक था क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हम लोग पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम लोग बात करेंगे डेंसिटी की। तो क्या होती है डेंसिटी नॉर्मली, अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और गैसेस के मिक्सचर से बना हुआ है। अगर हम लोग कहीं पे बात कर दें, कहीं की कहीं पे जो हम लोग बात करें इनका कंटेनमेंट ज़्यादा है, यानी कि इनका कंटेन ज़्यादा हो रहा है किसी एक एटमॉस्फेयर की एक जगह पर, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है। क्योंकि भैया यहाँ पे जो हम लोग बात करें कि डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर और गैस ज़्यादा मात्रा में, तो इनकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है या फिर डेंसिटी डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। और जहाँ पे एटमॉस्फेयर में इन सब चीज़ों की कमी होगी तो भैया वहाँ पे कह देंगे इनकी डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या होता है। तो भैया इससे हम लोग ये समझ गए कि जो डेंसिटी होती है उसको घनापन कहते हैं, किसी भी चीज़ का घनापन कैसा है उसमें। तो अगर एग्जांपल समझना है तो भैया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो हाईली बहुत बड़ी भारी भारी भरकम गैसेस होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, सरफेस पे पाई जाती हैं, यानी कि लोअर लेयर पे पाई जाती हैं। दूसरा, जो वाटर वेपर होता है वो भी वहाँ लोअर लेयर पे दिखता है कि ऊपर जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। और तीसरा, डस्ट पार्टिकल भी नीचे थे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि भैया जो नीचे है, जो नीचे वाली लेयर है भैया, लेयर ए है और ये लेयर बी है। तो भैया लेयर ए के अंदर हम लोग ज़्यादा डेंसिटी देखेंगे, यानी कि ज़्यादा घनापन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। हमारा एटमॉस्फेयर घना कहाँ पे ज़्यादा, हमारा जो वातावरण है वो घना ज़्यादा है लेयर ए में। और बी में ये ज़्यादा घना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स हमारे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और फिर गैसेस इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो फिर इसी हिसाब से हम लोग एक फैक्ट को, एक कंक्लूजन को निकाल सकते हैं कि भैया एटमॉस्फेयर में डेंसिटी लोअर लेयर में हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि भैया पार्टिकल्स यहाँ पे ज़्यादा मौजूद है, इसलिए यहाँ पे घनापन ज़्यादा है। यानी कि एटमॉस्फेयर की अगर हम लोग डेंसिटी देखें तो भैया वो यहाँ पे कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल और गैसेस प्रेजेंट है ही नहीं, तो वहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी कहाँ से। और वही हम लोग यहाँ दूसरा पॉइंट यही लिखा है कि डेंसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, यानी कि हम लोग जितनी ऊपर जाएंगे, अब ऊपर जाएंगे तो भैया ऊपर कुछ है ही नहीं है, तो फिर डेंसिटी बढ़ेगी कैसे, एटमॉस्फेयर के अंदर घनापन आएगा कैसे। तो इस बात से आपको ये दोनों कंक्लूजन पर निकल आए कि भैया हमारी डेंसिटी कब बढ़ती है, डेंसिटी कब बढ़ेगी एटमॉस्फेयर की, जब हम लोग लोअर लेयर में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर और गैसेस प्रेजेंट है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू बी, यानी कि ऊपर के मुकाबले नीचे हमें ज़्यादा घनत्व देखने को मिलती है, यानी कि घनापन देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर के। या आप लोग डेंसिटी को ऐसे समझ सकते हैं कि डेंसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि डेंसिटी क्या है भैया, डेंसिटी एटमॉस्फेयर की क्या होगी भैया, क्या है कि कितनी मात्रा में हमारे गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स या वाटर वेपर प्रेजेंट हैं। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो भैया अपने बढ़ते अपने अगले टॉपिक की ओर। तो भैया यहाँ पे क्या लिखा है, अगला पॉइंट, द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स विद वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो डेंसिटी की अभी हाल हम लोगों ने बात की थी, डेंसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस। तो भैया वही है। तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है ये बना हुआ है अलग अलग लेयर से। क्यों अलग अलग लेयर्स कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डेंसिटी होती है। क्या होती है अलग अलग डेंसिटी? मैंने आपकी अब अभी आपको बताया कि पहली लेयर में हमें डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी और धीमे धीमे ऊपर
जाते जाएँगे, तो डेंसिटी कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इसी हिसाब से हम लोग कह सकते हैं उनकी जो जैसी उनकी डेंसिटी होगी उसी हिसाब से उन्हें अलग भी तो कर सकते हैं। जैसे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में हम लोग बात करें डेंसिटी का अंतर आएगा कि नहीं आएगा? कि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा मिलते हैं और यहाँ पे कम मिलते हैं, तो भैया ऐसे भी तो अलग कर सकते हैं उन्हें। इसी हिसाब से उनकी लेयरें बनी हुई हैं और उनका टेम्परेचर भी अलग होगा। क्या होगा? उनका टेम्परेचर भी अलग होगा। और कौन-कौन सी लेयरें हैं हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमारी ट्रोपोस्फियर है। कौन-सी है? ट्रोपोस्फियर है। दूसरी है इस स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरी है मीज़ोस्फीयर मीज़ोस्फीयर और चौथी है आयनोस्फीयर और पाँचवीं है एक्सोस्फीयर। और अब हम लोग बात करें इनकी जो लेयरिंग होती है, यानी कि हम लोग एक एप्रॉक्स अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनकी डिस्टेंस कितने से कितने किलोमीटर तक में होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ट्रोपोस्फीयर के बारे में। तो ट्रोपोस्फीयर हमारी होती है 13 किलोमीटर तक, एप्रॉक्स अंदाज़ा लगाया था, यानी कि कोई नाप के नहीं बैठा है वहाँ पे कि 13 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पे जो हमारी ट्रोपोस्फीयर खत्म होगी, तो इसका अंदाज़ा लगा लिया जाता है। 13 किलोमीटर तक में क्या हमारा फैला है? ट्रोपोस्फीयर फैला है। और दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक फैला हो? तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 13 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक हमारा क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर होता है। क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर होता है। फिर मीज़ोस्फीयर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक में हमारा क्या होता है? मीज़ोस्फीयर होता है। क्या होता है? मीज़ोस्फीयर होता है। फिर मीज़ोस्फीयर के बाद क्या होता है? आयनोस्फीयर होता है। तो 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक क्या होता है? आयनोस्फीयर होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? आयनोस्फीयर के बाद हमारा क्या आता है? एक्सोस्फीयर आ जाता है। और एक्सोस्फीयर के बाद हमारा जो एक एटमॉस्फेयर है वो खत्म हो जाता है एक्सोस्फीयर के बाद। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। तो भैया हमने बात की थी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ये अलग-अलग लेयर से बना हुआ है। और लेयर से कैसे बना हुआ है? क्योंकि भैया इनकी जो डेंसिटी है वो अलग है और टेम्परेचर भी अलग है, इसलिए हमने इन्हें अलग-अलग बना दिया। अलग-अलग लेयर्स में पाए जाते हैं ये। और डेंसिटी के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी अमाउंट ऑफ क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड गैसेज़ है। तो इतना क्लियर हुआ कि उनका एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी कंपोज़िशन है इन अलग-अलग चीज़ों की। तो उसी हिसाब से हमने उन्हें अलग-अलग कर दिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की ट्रोपोस्फीयर के बारे में, फिर स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, फिर मीज़ोस्फीयर के बारे में, फिर आयनोस्फीयर के बारे में, फिर एक्सोस्फीयर के बारे में। और हमने ट्रोपोस्फीयर के बारे में देखा कि एक सरफेस ल हमारी धरती की सरफेस से लेकर 13 किलोमीटर तक क्या होता है हमारा ट्रोपोस्फीयर होता है। उसके बाद 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर होता है। फिर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में मीज़ोस्फीयर होता है। और फिर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में हमारा आयनोस्फीयर होता है। फिर उसके बाद हमारा एक्सोस्फीयर लग जाता है। इतना क्लियर हुआ तो भैया बताइए? तो भैया ये हमने बना लिया अपना डायग्राम। ये रहा हमारा कितना टेम्परेचर बेसिस है, कितना टेम्परेचर है। और ये रहा हमारी हाइट कैसी-कैसी हाइट पे है। और यहाँ पे ये टेम्परेचर लिखा है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये माइनस में चला जाएगा। और फिर इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रोपोस्फीयर के बारे में। तो हमने अलग-अलग यहाँ पे लिख लिया है। ट्रोपोस्फीयर हमारी ये वाली लेयर रही, फिर स्ट्रेटोस्फीयर हमारी ये वाली लेयर रही, फिर मीज़ोस्फीयर हमारी ये वाली लेयर रही। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रोपोस्फीयर के बारे में। पहला पॉइंट क्या है हमारा ट्रोपोस्फीयर के बारे में? पहला पॉइंट ये है कि भैया वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो भैया पहला पॉइंट क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कैसी है? निचली, सबसे नीचे है हमारी क्या? ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद हम लोग बात करें दूसरी क्या है? एवरेज हाइट है ये। क्या है? एवरेज हाइट है। तो क्या हम लोग एवरेज हाइट कैसे है? तो क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि भैया ये क्या धरती से क्या अलग-अलग जगह पे अलग-अलग निकलती है क्या एवरेज हाइट है तो इसका मतलब? हाँ, ऐसा ही होता है। तो इसको समझते हैं हम लोग अब। तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएँगे, क्या अपनी धरती बना ली हमने। ये रहा हमारा सन, तो इस साइड से निकल रहा हमारा सन, तो ये रहा हमारा इस साइड से सन निकल रहा है। और ये हमारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री पर रही हमारी इक्वेटर वाली लाइन। तो भैया इतना क्लियर हुआ? फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर वाले हिस्से को छोड़कर हम इस वाले हिस्से को ऐसे घुमा के रख देंगे। कैसे रख देंगे? ऐसे घुमा के रख देंगे। फिर हमें एक चीज़ देखेंगे ऐसा करके। तो ये वाला सन जो हमारा धरती का हम लोग अभी बात करने वाले हैं, इस वाले रीजन की बात करने वाले हैं कि ये कैसे इसके ऊपर सन रेज़ पड़ रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को हमने ऐसा बना दिया। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर जहाँ से ये मेरे डॉट्स हो रहे होंगे, ये वाले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया ऐसा कुछ इस प्रकार इसका शेप बनने वाला है कि यहाँ से सन अपनी रेज़ फेंकेगा और ये रहा हमारा ये किनारे वाला साइड, ये वाला साइड, ये यहाँ पे ये वाला साइड। तो इतना क्लियर हुआ? तो ये वाले साइड की पिक्चर बनी हुई है ये। इतना क्लियर हुआ? तो भैया अब जब हमने इसे तिरछा ले लिया है तो भैया ये रहा हमारा साउथ पोल, ये रहा हमारा नॉर्थ पोल। भैया नॉर्थ पोल इस साइड नहीं होता है, बस मैं फिर से बता दूं आपको कि केवल हमने इस साइड वाले ऐसे रीजन में हम लोग इस रीजन की बात कर रहे हैं अभी, ना कि इस रीजन की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इस रीजन की।
तो जब हम लोग इस रीजन की ऐसे में बात करेंगे, तो भैया नॉर्थ पोल हमारा किस साइड आ जाएगा? नॉर्थ पोल हमारा इस साइड आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इस साइड ऐसे में लिटा के हम लोग इसकी समझ रहे हैं। तो नॉर्थ पोल हमारा इस साइड आ गया, साउथ पोल इस साइड आ गया, तो भैया नॉर्थ पोल ये आ गया, साउथ पोल हो गया। यानी कि हम लोग इसे टेढ़ा करके देख रहे हैं। भैया कन्फ्यूज़ मत होना आप लोग प्लीज़। तो भैया आप समझते हैं कि एवरेज हाइट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, हम धरती की बात करें, तो ये रहा हमारा इक्वेटर, ये रहा था हमारा इक्वेटर, सामने से इक्वेटर आता है ये हमारा। और जब भैया हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा धूप कहाँ पड़ती है हमारी धरती के ऊपर? सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है हमारे इक्वेटर वाले रीजन पर। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है इधर पर धरती पर हमारी क्या रहती है, इतनी ज़्यादा धूप नहीं पड़ती है। तो भैया जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, तो नॉर्मली एक एग्जांपल मान चलिए कि भैया आप लोग तवा गर्म करते हैं, किचन में रखते हैं, तो भैया जहाँ पे हम लोग बात करें हीट ज़्यादा होगी, यानी कि जो मिडल पार्ट होता है वो गर्म ज़्यादा होता है और किनारे वाले पार्ट थोड़े कम गर्म होते हैं। तो उसके ऊपर हाथ रख के देखना या फिर थोड़े ऊपर उसके हाथ रखना, तो भैया ऊपर आपको गर्मी महसूस होगी। तो गर्मी महसूस वहाँ पे होगी जहाँ पे हीट ज़्यादा हो रही है। तो भैया हीट जहाँ पे ज़्यादा होती है तो गर्मी भी ज़्यादा निकलेगी। और यहाँ पे जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो यहाँ पे अब ये हमारी जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली नहीं आ पाती हैं, स्लैंटली होकर जा रही हैं, मूव करके जा रही हैं, यानी कि इनडायरेक्टली जा रही हैं। तो फिर यहाँ पे जो हीट है वो कम ज़्यादा निकलेगी। इस वजह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर की लेयर होती हैं वो कैसी हैं, अलग-अलग हैं। इसलिए यहाँ पे अलग मतलब अलग-अलग हाइट है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग इसकी एवरेज हाइट लिखते हैं, ना कि उसकी डायरेक्टली हाइट लिखते हैं। तो भैया एवरेज जब निकालेंगे तो कितना निकल आएगा? तो हमारा 13 किलोमीटर निकल आएगा। तो हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखा था कि भैया इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखी थी 18 किलो इसमें थी और 8 किलो पोल्स पे थी। 18 किलो इक्वेटर पे थी और 8 किलो पोल्स पर ही थी। और हम जब इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 किलोमीटर तक आ जाएगा। यानी कि एवरेज हाइट कितनी होती है ट्रोपोस्फेयर की? वो होती है 13 किलोमीटर। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? तो भैया अब हम लोगों ने इतना इतना तो बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब भैया इम्पोर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। तो भैया अब हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, जितना भी हाईएस्ट कॉन्सन्ट्रेशन है, जितना जैसे कि अगर हम लोग वाटर वेपर की बात करें, जल वाष्प की बात करें, धूल कण की बात करें या फिर हम लोग डस्ट पार्टिकल की बात करें, तो इनका कंसन्ट्रेशन हमें कहाँ मिलता है? भैया अर्थ की सरफेस के पास मिलता है और ट्रोपोस्फेयर में मिलता है। तो भैया यही हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि मैक्सिमम कॉन्सन्ट्रेशन किसका, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर का कहाँ पे है? वो हमारा यहीं पे होता है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है। चौथा पार्ट हमने देखा था, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है? क्लाइमेट, वेदर और चेंजेस हमें सब यहाँ पे यहीं पे देखने को मिलते हैं। अब भैया बताइए कि जो डस्ट पार्टिकल हमारे और डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स हैं, वो प्रेजेंट है हमारे कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर में। अब जब ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट हैं, तो भैया जब ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट हैं, तो खुद बताइए, जब ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट हैं, तो भैया हमने पहली बार बात की थी कि बादल वगैरह कहाँ बनते हैं? जहाँ पे हमारे मॉइस्चर वगैरह होता है, तो वहीं पे बनता है। तो भैया जो बादल बनना हुआ, मौसम में आंधी हुआ, तूफान हुआ, सब बहाना बन कहाँ पर है? तो भैया जो क्लाइमेट के अंदर या वेदर के अंदर चेंज आ रहे हैं, तो हमारे ट्रोपोस्फेयर के ही अंदर आते हैं। चौथा पॉइंट हमारा यही है कि जो वेदर या क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलते हैं, वो हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही में देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो 4 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या था? सबसे निचली परत थी। दूसरा एवरेज हाइट देख ली 13 किलोमीटर। मैक्सिमम कॉन्सन्ट्रेशन वाटर वेपर का, डस्ट पार्टिकल का यहीं पे था। और चौथा हमारा ये था कि क्लाइमेट और जो वेदर थी, जो मतलब रिलेटेड चेंजेस होते हैं, वो सब हमें ट्रोपोस्फेयर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो भैया और छठवां पॉइंट क्या है हमारे पास? छठवां पॉइंट ये है कि भैया बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी यहीं पे होती हैं, मतलब इसी लेयर में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि भैया अब आप अंकल जी, आप बैठे हैं अपने कमरे के अंदर, वो कहाँ बैठे हैं? ज़मीन घर में जैसे ही ट्रोपोस्फेयर के अंदर बैठे हैं। अब दूसरे प्लांट हैं वो कहाँ पे बैठे हैं? दूसरे प्लांट भी कहाँ बैठे हैं? वो वाले प्लांट भी सब यहीं पे हैं। यानी कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कि कीड़े, मकड़ी, मच्छर, बंदर, भेड़िया, सूअर, कुत्ता, पेड़, मछली, अलग-अलग प्रकार की जितनी जीव हैं, इंसान, सब कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं। तो क्या भैया, और जब सब यहीं पे पाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसा तो है नहीं स्पेस में कोई जीव रह रहे हों। भैया रहते कहाँ पे हैं? हमारे धरती पर भी तो रहते हैं। धरती पर रहते हैं तो फिर धरती पर क्या है? ट्रोपोस्फेयर हमारी। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और अगला पॉइंट की बात करें तो भैया अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जो हमारी हाइट होती है, तो हाइट जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो भैया हमने बात की थी टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है। और एक फिनोमेना भी बताया था हमने, नॉर्मल लैप्स रेट बताया था कि हर 165 सेंटीमीटर पे हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो ये फिनोमेना क्यों होता है, हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिखा हुआ भी है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, नॉर्मल टेम्परेचर था। और जैसे ही हमारा टेम्परेचर मतलब जितनी ऊँचाई बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। और हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और धीमे-धीमे जैसे ही ऊपर जा रहा है, तो टेम्परेचर कैसा हो रहा है? -60 डिग्री हो गया टेरेस्ट्रियल यहाँ ट्रोपोस्फियर पर।
तो ये क्यों हुआ आपको क्या पता है? तो हम लोग बात करें ये होता है किस लिए? क्योंकि हमें पता है कि जो सन से रेज़ आ रही हैं, तो सन अगर डायरेक्टली रेज़ भेजता है, उससे एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता है। एटमॉस्फेयर गर्म पता किससे होता है? एटमॉस्फेयर गर्म होता है कि हमारी जो मतलब सन है, मान चलिए कि यहाँ से रेज़ आ रही हैं, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता दूँ कि मैं एरो की मदद से बता रहा आपको कि यहाँ से आई हमारी सन की रेज़ आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, जब ज़मीन में टकरा गईं। ज़मीन में टकराईं, ज़मीन में टकराईं, ज़मीन में सन की रेज़ टकराईं, सोलर रेडिएशन टकराईं और फिर ज़मीन में टच कर गईं, तो ज़मीन को गर्म किया। ज़मीन करने के बाद जो वो बन गई क्या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है कि ज़मीन से गर्मी निकल रही है अब। अब ज़मीन से जब गर्मी निकलेगी, तो भैया ये क्या करेगी अपने एटमॉस्फेयर को गर्म कर देगी अपने। तो भैया हम लोग देखते हैं कि नीचे वाले एरिया के अंदर तो बस ये इसका पहुँच रहती है, तो नीचे वाला जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा रहता है? गर्म रहता है। तो आप लोग यहाँ पे नीचे वाले इलाके के अंदर देख रहे होंगे 40 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक यहाँ टेम्परेचर पहुँच रहा है। तो भैया ऊपर आते-आते ये जो गर्मी होती है वो खत्म हो जाती है। तो भैया इसी के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जितनी ऊँचाई बढ़ती जाती है तो उसी हिसाब से हमारी क्या हो जाती है? गर्मी कम हो जाती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ठंड पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि भैया जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन थी उसकी लिमिटेड ही पहुँच है। वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती है क्योंकि जितनी दूर तक रहती है तो वो उतनी दूर तक तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है और बाकी ऊपर जैसे ही जाता जाता है तो भैया हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसा होता है? ठंडा होता जाता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो भैया इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि भैया जो हम लोग बात करें ट्रोपोस्फेयर होता है वहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे हम लोग बात करें हाइट बढ़ने पर जो टेम्परेचर होता है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर के अंदर। और डेंसिटी कैसी है यहाँ पे? डेंसिटी कैसी है यहाँ पे हमने बात की थी भैया वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और गैसेस वगैरह यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। तो भैया इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि भैया डेंसिटी यहाँ की क्या होती है? ट्रोपोस्फेयर की वो ज़्यादा होती है। कैसी होती है? ज़्यादा होती है डेंसिटी कहाँ की? ट्रोपोस्फेयर की। और भैया इसी के साथ जो हमारी ट्रोपोस्फेयर थी वो हो गई है ख़त्म। उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो। अगर कुछ भी डाउट लगे तो बिना किसी सोच विचारी के आप लोग कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है या ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, तो हो सकेगा तो मैं अगली बार दूर करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।